हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मानिक महाजन। सो आज हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे ऑफ अवर यूनिट 1 ऑफ हिस्ट्री डोमेन। लेक्चर 1 में हमने हड़प्पन साइट्स के बारे में पढ़ा कि उनमें कौन कौन सी मेजर साइट्स थी, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी और हर साइट में क्या क्या चीज़ें हमें मिली, उनके आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या डिग करा, वहाँ पे टाउन प्लानिंग कैसी थी। अब हम उसी के कुछ कुछ सब टॉपिक्स और पढ़ेंगे कि उन जितने भी आपके साइट्स हैं उनमें क्या क्या और फर्दर प्रॉपर्टीज थी जिनके बेसिस पे हमने इनको डिफ्रेंशिएट करा। तो हमारा आज का सब टॉपिक होगा वो है सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम सील्स एंड सीलिंग्स की बात करें तो इनका पर्पस क्या था, ये क्यों यूज होते थे और कैसे यूज होते थे वो हम देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें सील्स एंड सीलिंग्स, वो यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ज्यादा दूर के कम्युनिकेशन को होने के लिए, उसको हैपन होने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए इनका यूज होता था। ठीक है। हड़प्पन सील्स जो थी वे बेसिकली उनमें एक राइटिंग का पार्ट होता था, उनमें राइटिंग वाली चीजें होती थी। थिंग्स वर रिटन ऑन दो सील। लेकिन राइटिंग का भी एक स्टाइल था। वो हमारी जनरली जो राइटिंग होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ और बातें थी। और इस राइटिंग में क्या क्या चीजें अवेलेबल थी, इसमें थे आपके कुछ नेम्स एंड टाइटल ऑफ द ओनर, कि किस ओनर ने ये सील बनाई थी, उस टाइम का राजा कौन था जिससे ये इंस्पायर्ड थी। ओके। दूसरी बात, स्क्रिप्ट जो ये थी इस जमाने की, वो स्क्रिप्ट वर बेसिकली अनडिसिफर्ड, उसको अभी तक हमने डिकोड नहीं कर पाए हैं। और इट इज अपेरेंट दैट, और ऐसा देखा गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया, द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये मेजर बात है इस स्क्रिप्ट के बारे में। ये आम स्क्रिप्ट जो हम लिखते हैं, हमारी इंग्लिश होगी, देवनागरी होगी, वो हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन इस स्क्रिप्ट की अगर बात की जाए ये आपकी राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, उल्टा। ठीक है। और ये एक उसकी एग्जांपल है, सीलिंग फ्रॉम अ साइड दैट इज कॉल्ड एज रूपर। रूपर से एक सीलिंग आई है, ये उसकी एग्जांपल है। सो लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करेंगे वेट्स की, कि उस जमाने में, उस पीरियड में जो मेजरमेंट का तरीका था, वेट के मेजरमेंट का तरीका था, वो कैसा था। सो लेट्स मूव अहेड। अगर हम बात करें कि उस टाइम पीरियड में जो एक्सचेंजेस थी, जो भी आप मटेरियल एक्सचेंज करते थे, वो रेगुलेट होता था एक सिस्टम के द्वारा, सिस्टम ऑफ वेट्स के द्वारा। और यूजुअली वो जो सिस्टम ऑफ वेट था, जो मेजरमेंट के तरीके थे, वो स्टोन से बनाए जाते थे। दीज वर मेड ऑफ स्टोन। उस स्टोन का नाम हमें याद करना है, उस स्टोन का नाम है चर्ट। ठीक है। दिस वॉज द मटीरियल जिससे वो स्टोन बनते थे, और उस स्टोन से ही आपके मेजरमेंट के डिवाइसेस बनते थे। और इनकी शेप जो होती थी वो क्यूबिकल होती थी, और उस पर कोई मार्किंग नहीं होती थी। याद रखें, उस पर कोई स्पेसिफिक मार्किंग नहीं होती थी। आगे आपके जो जो एक्सचेंज करने के लिए जो आपने क्यूब्स यूज कर रहे हैं, या वेइंग मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो, जो चर्ट का बना हुआ है, इसके दो किस्म के डिनोमिनेशन होती थी, एक लोअर डिनोमिनेशन और एक हायर डिनोमिनेशन। मतलब दो पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया हुआ था। ठीक है। वो दो पार्ट्स कैसे डिवाइडेड थे वो हम देखते हैं। अगर मैं लोअर डिनोमिनेशन की बात करूं, लोअर डिनोमिनेशन आपका जनरली बाइनरी था। बाइनरी का मतलब इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 4, 8, 16, 32। मतलब ये 2 के मल्टीपल में चलता जा रहा है, इस तरह का आपका डिनोमिनेशन था। लेकिन कौन सा वाला? लोअर वाला। अगर मैं बात करूं हायर की, हायर वाला जो डिनोमिनेशन था उसमें बाइनरी सिस्टम नहीं था, उसमें आपका था केवल और केवल डेसिमल सिस्टम। तो अगर यहां से कोई सवाल बने, कोई क्वेश्चन बने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि आपके वेइंग जो मटेरियल थे उनके कितने टाइप थे, तो टेक्निकली टाइप थे दो, एक हायर वाला और एक लोअर वाला। हायर वाले में डेसिमल सिस्टम यूज होता था, लेकिन लोअर वाले में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सिस्टम यूज होता था। तो अगर आपसे कोई स्टेटमेंट पूछे विल इट बी करेक्ट और रॉन्ग, अगर कोई बोले ओनली बाइनरी सिस्टम वाज यूज्ड, ओनली बाइनरी सिस्टम वाज यूज्ड, तो ये स्टेटमेंट आपकी टेक्निकली गलत है, क्योंकि सिर्फ बाइनरी नहीं, बाइनरी प्लस डेसिमल हमारा सही आंसर होना चाहिए। तो ये हो गया वेइंग का आपका तरीका। अब आगे बात है स्मॉलर वेट्स की बात की जाए, वो भी यूज होते थे, लेकिन उन स्मॉलर वेट्स का जो यूज होता था वो सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी की वेइंग या बीड्स की वेइंग के लिए होता था। ये है वहां का कंसेप्ट। दूसरा, मेटल स्केल पैंस भी मिले, जो तराजू जिसको आप बोलते हो, मेटल पैंस होते जिसपे आप वेट रखते थे, अपने स्टोन रखते थे, वो उस टाइम पीरियड में भी अवेलेबल थे, मेटल पैंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द 7th
9.2 सब टॉपिक, इसमें हमने वेट की बातें कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे द टॉपिक ऑफ द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। ऐसा देखा गया है कि सिविलाइजेशन जो हमारी इतनी एडवांस भी थी, लेकिन कुछ ऐसे एविडेंस पाए गए आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा कि उन्हें समझ आया कि नहीं, ये जो आपकी सिविलाइजेशन थी कहीं ना कहीं खत्म हुई है या लोगों ने यहाँ से माइग्रेट किया है। वो क्या फैक्टर्स रहे होंगे कि इस सिविलाइजेशन का बेसिकली एंड हो गया, वो हम देखते हैं। तो वो अगर देखा जाए तो कुछ देयर वाज सम एविडेंस दैट इतने टाइम पीरियड 1800 बीसी के ऑलमोस्ट इसके आसपास द मैच्योर हड़प्पन साइट्स की अगर बात की जाए, सच एज चोलिस्तान, यह शायद हमने कल भी डिस्कस किया था, ये वाली साइट जो थी वो टोटली अबैंडन हो गई थी। किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? टाइम पीरियड याद कर लो, 1800 बीसी। कौन से हड़प्पन पीरियड का पार्ट है? मैच्योर हड़प्पन का पार्ट है। और कौन से रीजन की बात हो रही है? चोलिस्तान। ये टोटली अबैंडन हो गया था। अब इसमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं, अपनी अपनी थ्योरी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ थ्योरीज क्या कहती हैं कि ये जो एंड हुआ उसका फैक्टर क्या रहा होगा। तो देयर वर सेवरल एक्सप्लेनेशंस, बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज इसमें एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है, तो आई विल से क्लाइमेट चेंज। दूसरा क्या हो सकता है? डिफॉरेस्टेशन, एक अलग एक्सप्लेनेशन कही गई है, तो दूसरी मैं बोलूंगा डिफॉरेस्टेशन। और एक्सेसिव फ्लड्स, अगर आप बात करें कि फ्लड्स आया करते थे, ये भी एक तीसरी एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट करे या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कि टेल अस अबाउट द वेरियस फैक्टर्स जो हम मान सकते हैं कि जिस कारण से आपकी सिविलाइजेशन का एंड हुआ होगा, तो वो है क्लाइमेट फैक्टर्स, डिफॉरेस्टेशन और तीसरा है एक्सेसिव फ्लड्स। और क्या हो सकता है? शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ रिवर्स, फ्लड्स के कारण रिवर्स अपना पाथ से डिविएट हो जाती हैं, तो रिवर्स की शिफ्टिंग होगी और अल्टीमेटली उनकी ड्राइंग होगी। तो ये चौथा फैक्टर हो गया। इसके बाद ओवर यूज, किस चीज का ओवर यूज? लैंड का ओवर यूज। अगर आप बात करें, लैंड वॉज ओवर यूज, दिस वॉज अनदर फैक्टर। ओके, और भी कुछ कारण दे हैं, सम ऑफ दीज कॉज में होल्ड सर्टेन सेटलमेंट्स बट दे डोंट एक्सप्लेन द कोलैप्स। ठीक है, तो मेजर मेजर यही था हमारा जो फैक्टर थे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये आप याद कर सकते हैं, एंड इसको अपने सब्जेक्टिव पेपर में इसको बेटर वे में आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। नाइन्थ सब टॉपिक, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के पीछे, इसकी खोज के पीछे किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन था, कौन कौन वो ऐसे मेजर नेम हैं जो हमें याद करने हैं। तो अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, एक्चुअली ब्रिटिश टाइम पीरियड में जब ब्रिटिशर्स वर देयर इन इंडिया, इस पीरियड से ये बात की जाए, तब से ये आपकी आर्कियोलॉजिस्ट ने डिगिंग वगैरह या एक्सकवेशन वगैरह स्टार्ट करी। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो स्टार्ट हुआ, एक ब्रिटिशर थे जिनका नाम था कनिंगम। कनिंगम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, बिगन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। इन्होंने एक्सकवेशन स्टार्ट करवाई थी ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी। सो जो हमें नाम याद करना है जिनने एक्सकवेशन स्टार्ट करवाई, वो ब्रिटिशर का नाम था कनिंगम। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिनके अंडर एक्सकवेशन स्टार्ट हुई। आके सील्स वर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा, बिल्कुल सही। लेकिन हड़प्पा वाले रीजन में जो सील डिस्कवर की हैं, वो एक इंडियन के द्वारा डिस्कवर की गई थी, उनका नाम था दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी वाज द इंडियन जिसने हड़प्पन सील्स की डिस्कवरी करी होगी, या वी कैन से कि हड़प्पा साइट की खोज दयाराम साहनी जी ने ही की थी। उसके बाद एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है आर.डी. बनर्जी, पूरा नाम है राखादास बनर्जी, और इन्होंने जो सील्स फाइंड की थी वो इन्होंने फाइंड की थी मोहनजोदारो में। तो अगर आप साइट से उनके डिस्कवरी वाले पर्सन का नाम याद करना चाहो तो ऐसा कह सकते हैं कि हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी एंड मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय आर.डी. बनर्जी। ओके, लेट्स मूव अहेड। So in 1924, John Marshall, he was the Director General of ASI, announced the discovery of a new civilization that is called as Indus Valley to the world. तो इंडस वैली का जो टर्म है, ये जॉन मार्शल ने दिया, किस टाइम पीरियड में दिया? 1924 में, टू द वर्ल्ड। तो जॉन मार्शल gave the new term Indus Valley to the whole world. So this was the ninth subtopic of our chapter 1.
अब हम आगे बढ़ेंगे। टेक्निक्स यूज फॉर एक्सकवेशन। एक्सकवेशन जो आपकी हुई, उस एक्सकवेशन के लिए क्या क्या टेक्निक्स आपने यूज की वो हम देखेंगे। तो ये देखा गया कि एक्सकवेशन जब होती है तो लेयर्स में हमें मटेरियल मिलता है। एक लेयर होगी, उसमें कोई फॉसिल मिला या कोई आपको सील मिल गई, कोई स्कल्पचर मिल गया, फिर उस लेयर के और डिग करा गया, कुछ और मिल गए। तो ऐसा देखा गया जो सील जितनी ज्यादा नीचे होगी वो उतनी ही ज्यादा पुरानी मानी जाएगी। तो यहां से हम पढ़ सकते हैं द लोएस्ट लेयर्स आर द ओल्डेस्ट वन, इट इज वेरी ऑब्वियस, एंड द हाईएस्ट आर द मोर रिसेंट वन। जो जितनी ज्यादा इजीली अवेलेबल होगी, जो जितनी ज्यादा ग्राउंड में सबसे पहले पाई जाएगी, वो रिसेंट वाली आपकी वी कैन से फाइंडिंग्स हो सकती है हमारी, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इन लेयर्स की स्टडी को एक टर्म दी गई है, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिग्राफी। ये टर्म आपको याद कर लेनी है। तो कोई अगर आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में व्हाट इज स्ट्रैटिग्राफी, स्ट्रैटिग्राफी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द लेयर्स जो हम एक्सकवेशन के दौरान डील करते हैं, ठीक है। और कुछ आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड इन द लेयर्स दैट कैन बी असाइन्ड टू स्पेसिफिक कल्चरल पीरियड। कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले उस टाइम पीरियड में, एंड दस प्रोवाइड द कल्चर सीक्वेंस फॉर अ साइट। तो वो आर्टिफैक्ट्स हमें कल्चरल के सीक्वेंस के बारे में समझा सकते हैं, जिस सीक्वेंस में आपके वो आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, आपके जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो आपको ये भी समझा सकते हैं इस कल्चर में क्या क्या किस किस सीक्वेंस में चीजें प्रोड्यूस करी थी, या इनका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ होगा, ठीक है। लेकिन एक साइट है हमारी, कौन कौन सी हम पढ़ लेते हैं। देयर आर फ्यू साइट्स दैट इज कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, एंड द मोस्ट रिसेंट साइट डिस्कवर्ड वाज धौलावीरा। तो ये कुछ साइट्स हैं जिन्होंने हमें जिनमें एक्सकवेशन हमारी हुई, और हमारे एफर्ट्स अभी भी इसमें कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। तो दीज आर द टेक्निक्स, सब टॉपिक टेक्निक्स वाला। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अब जितनी भी आपने प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करे, उनको किस सीक्वेंस में अरेंज करना है, उन जो भी छोटे छोटे, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता कि हमें एग्जैक्ट सारे पीसीस जो एक ही प्रोडक्ट के होंगे वो मिल जाएं, या सारे इजीली कनेक्टेड हों, उनको कैसे अरेंज करें उसके बारे में बात की गई है। सो लेट्स मूव अहेड। क्लासिफाइंग फाइंड्स, तो हमारा टॉपिक है क्लासिफाइंग फाइंड्स। One simple principle of classification is in terms of materials such as stone. एक क्लासिफिकेशन करना बड़ा जरूरी हो जाएगा। ओके, सेकेंड मोर कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर इंस्टेंस आर्टिफैक्ट इज टू ऑर्नामेंट। अच्छा, ठीक है। इस थ्योरी में ये कहा गया है बेसिकली कि आर्कियोलॉजिस्ट की जब फाइंडिंग होगी, उनको ये पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये ऑर्नामेंट है या कोई टूल है। इसमें इस बेसिस पे आप, इस प्रिंसिपल पर आप अपने फाइंडिंग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि वेदर इट इज अ मीनिंगफुल रिचुअल यूज और इट इज एन ऑर्नामेंट। क्या ये ऑर्नामेंट है या रिचुअल यूज के लिए यूज हुआ होता था। इस बेसिस पे आपने प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई करना है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रेट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि अर्लियर archaeologists thought that certain objects which were seemed unusual or unfamiliar may have religious significance. ऐसा दिक्कत उनको फील हुई थी। कुछ चीजें ऐसी मिली, कुछ प्रोडक्ट्स हमें ऐसे मिले जिनके बारे में हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि ये ज्वेलरी का पार्ट है, कि रिचुअल का पार्ट है, कि ये कोई टूल है, क्या ये एग्रीकल्चर में यूज होगा, ओके, क्या ये ट्रैवलिंग में यूज होगा, या ये कम्युनिकेशन या बार्टर सिस्टम में यूज हो रहा है, क्या ये वेइंग मशीन जो आपके प्रोडक्ट्स की वेइंग में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स को देखा गया, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस टूल को, इस प्रोडक्ट को किस क्लासिफिकेशन में डाला जाए। तो जब ऐसी कंफ्यूजन आर्कियोलॉजिस्ट के सामने आई तो उन्होंने इसको रिलीजियस एस्पेक्ट दे दिया। मतलब जो चीज समझ में ना आए, उन्होंने बोला नहीं, इसका क्या पता कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो। तो जिस चीज के बारे में कोई नॉलेज ना मिले उसको रिलीजियस सिग्निफिकेंस के अंदर हमने डाल दी, ठीक है। बाद में कुछ रेयर स्टोन्स ऑफ मैन इन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज पोस्चर। अच्छा, कुछ स्टोन मिले जिसमें हर बार एक मेल पर्सन एक स्टैंडर्ड पोस्चर में बैठा पाया गया, जिसमें वो पोस्चर क्या है, पोस्चर है सीटेड विद
वन हैंड ऑन द नी, एक हाथ नी के ऊपर, एंड सच वाली जो इमेजेस है उसको हमने एक नाम दिया, उसको हमने दे दिया प्रीस्ट किंग। तो प्रीस्ट किंग एक हमारी स्टैट्यूटरी इमेज है जिसमें स्टोन्स इमेज हमारी मिली थी कुछ मैन की, जिसमें एक स्टैंडर्ड पोस्चर होता था, आदमी बैठा है और उसका एक हाथ उसके नी पर है, ठीक है। स्ट्रक्चर हैड बीन असाइन्ड रिचुअल सिग्निफिकेंस, कुछ स्ट्रक्चर को रिचुअल सिग्निफिकेंस भी दी गई। दीज इंक्लूड द ग्रेट बाथ। ओके, ग्रेट बाथ जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ही लिया था, तो ग्रेट बाथ को उन्होंने रिचुअल सिग्निफिकेंस दी हुई है, और कुछ फायर ऑल्टर्स जो कहाँ पाए गए, कालीबंगन और लोथल में। फायर ऑल्टर्स में भी वो रिचुअल सेरेमनी पूजा के लिए यूज हुआ करते थे, तो वो फायर ऑल्टर जो हमें मिले वो हमें मिले कालीबंगन में और लोथल में। तो ये है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स। तो यू कैन सी द इमेज। तो ये बहुत ही एक फेमस इमेज है जिसका नाम है मदर गॉडेस। मदर गॉडेस की इमेज है, ये हमें समझा सकती है कि उस टाइम पीरियड में रिलीजियस एक्टिविटीज भी हुआ करती थी, और यस दे पीपल वो रिलीजियस और बहुत ज़्यादा ही वो इसमें इन्वॉल्व थे, और फीमेल फिगर्स और मेल फिगर्स दोनों की इक्वल, मतलब रिलीजियस में फीमेल और मेल का दोनों को इक्वल पार्टिसिपेशन था। ये नहीं कि सिर्फ मेल फिगर्स वर देयर या ओनली फीमेल फिगर्स वर देयर, बोथ फिगर्स वर फाउंड। दूसरी है, ये एक सील है जिसका नाम है, बड़ी फेमस है, जिसका नाम है प्रोटोशिवा सील, ठीक है। तो ये प्रोटोशिवा सील में यू कैन सी king was there and few animals in the surrounding. Okay, so these are the seals, and let us move to few questions. तो अब हम कुछ questions की तरफ move करते हैं। So let's practice few MCQs. तो हमारा 10 MCQs हमने पहले डिस्कस कर लिए थे लेक्चर नंबर 1 में, तो we will start with the 11th one. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो आज का है, who was the first डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। So he was the first Director General of Archaeological Survey of India ASI, and who was the second one, उनके नाम भी हमें याद कर लेने चाहिए। Second was John Marshall। जॉन मार्शल was the second one, और जॉन मार्शल के टाइम पर ही हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कवरी हुई थी। तो अगर आप बोले कि किस ASI के डायरेक्टर जनरल के अंडर हड़प्पा सिविलाइजेशन फाउंड हुआ था, तो वो था जॉन मार्शल, बट अलेक्जेंडर कनिंघम वाज द फर्स्ट वन। तो ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल of ASI and he was the second director general of ASI. Okay, so let's move to the next question. Okay, so second question of today's topic is हड़प्पन स्क्रिप्ट was written from। एक्चुअली हड़प्पन स्क्रिप्ट सील्स में देखा गया था, कुछ राइटिंग के पार्ट थे, लेकिन उसको आज तक डेसिफर करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन एक पैटर्न हमें समझ आया कि जो स्क्रिप्ट आपकी थी वो वो लेफ्ट से राइट नहीं, वो बेसिकली लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। दिस वाज द वे इन विच दिस स्क्रिप्ट वाज रिटन। तो हमारा आंसर होगा राइट टू लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट की तरफ हड़प्पन स्क्रिप्ट को लिखा जाता था। तो ये कंटेंट हमें याद करना है। ओके, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स है, हमें हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना है, जो फॉल्स होगी उसको हम काट देंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट। अगर हड़प्पन सेटलमेंट की बात की जाए तो कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में बोला गया, द हड़प्पन सेटलमेंट्स वर ऑफन स्मॉल। एक्चुअली में हड़प्पन सेटलमेंट स्मॉल नहीं होती थी, वो मोहनजोदारो वाले पार्ट में स्मॉल थी। तो हड़प्पन सेटलमेंट्स वर नॉट स्मॉल, दे हैड नो लार्ज बिल्डिंग्स। तो ये स्टेटमेंट आपकी टोटली गलत है। यहाँ पर लार्ज बिल्डिंग्स होती थी, हड़प्पा में बिल्डिंग स्मॉल नहीं थी, सेटलमेंट्स भी स्मॉल नहीं थी। यहाँ की सेटलमेंट इनफैक्ट जो स्मॉल थी वो आपकी मोहनजोदारो वाले पार्ट में थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी फिलहाल हो चुकी हैं गलत। आगे बढ़ते, हड़प्पन सेटलमेंट्स हैड अ वेल प्लान नेटवर्क ऑफ रोड्स। तो ये बात काफी हद तक सच है। हमारे हड़प्पन सेटलमेंट की जो रोड थी, जो उनकी टाउन प्लानिंग थी, वो बहुत ही
अप टू डेट थी उस टाइम पीरियड के हिसाब से। वहां पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, टाउन प्लानिंग अच्छी थी, घर के बाहर वेल्स भी थे, तो ये सब बातें हमने वहां पे देखी है। तो आई थिंक थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। फोर्थ, ड्रेनेज सिस्टम वाज द की फीचर ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम ही वहां का की फीचर का एक पार्ट था। तो अगर हम इतनी सारी स्टेटमेंट में एलिमिनेशन मेथड लगाए तो फर्स्ट और सेकंड एलिमिनेट हो गया, तो हमारा आंसर होगा थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो थर्ड एंड फोर्थ कौन से ऑप्शन में लाई कर रहे हैं, तो ये आपके बी वाला ऑप्शन में लाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा बी पार्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। तो लेट्स मूव अहेड। मैच द कॉलम। इस मैच द कॉलम में अगर आप देखो ध्यान से, कुछ इंडस वैली की साइट्स हैं, लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, बावली, ये जितनी भी साइट्स आपके सामने है, आपको मैच करना है कि ये जो साइट्स हैं ये प्रेजेंट डे के किस किस रीजन में लाई कर रही हैं। तो हमें वो सारी रीजन मैच करवानी है। तो अगर हम स्टार्ट करें, लोथल कालीबंगन, लोथल तो आपका गुजरात वाली साइड पे लाई करता है, तो लोथल लाइज इन गुजरात, तो लोथल आपका गुजरात में आ जाएगा। ओके, उसके बाद करें कालीबंगन की। कालीबंगन आपका एक एरिया है जो कि राजस्थान में अवेलेबल है, तो इट इज अवेलेबल इन राजस्थान। ओके, फिर बात करेंगे हड़प्पा की। तो हड़प्पा जो साइट है वो पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था, लेकिन आफ्टर पार्टीशन ये जो हड़प्पन साइट है इट इज इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो हड़प्पा इज इन पाकिस्तान राइट नाउ। ये वाली साइट जो है वो फिलहाल पाकिस्तान की। उसके बाद बात करें बावली की, तो बावली जो है वो आपका हरियाणा में लाई करता है। तो दिस विल बी अवर आंसर। तो वी हैव कनेक्टेड द IVC sites with their present day area. Okay. Okay, name any two Harappan sites which were specific for making the small shell objects. तो इस क्वेश्चन में हमें बस बताना है कि शेल ऑब्जेक्ट्स जो थे वो स्पेशली किस दो हड़प्पन सेटलमेंट में आपको अवेलेबल थे। तो दो हड़प्पन सेटलमेंट जो कि फेमस थे, ऑब्वियसली शेल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो वो वाला रीजन जो होगा वो आपका सी के पास था। तो अगर हमने पिछले लेक्चर में जो मैप हमने देखा था उसमें वो जो साइट थी, एक थी आपकी बालाकोट, और एक थी नागेश्वर। तो दीज टू आर द साइट्स जहां बालाकोट और नागेश्वर, जहां पर आपके शेल ऑब्जेक्ट्स मिलते थे। एक पाकिस्तान में लाई करता है और एक आपका इंडिया में लाई करता है। ओके, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, आइडेंटिफाई द इमेज एंड राइट इट्स नेम। तो ये जो एक इमेज है, स्कल्पचर है, इसका हमें नाम रखना है। तो ये बड़ा फेमस स्कल्पचर है, इसका हम नाम याद कर लेते हैं। तो इसका नाम है आपका प्रीस्ट किंग। हमें बस इस इमेज का नाम याद करना है। लेट्स मूव अहेड। आइडेंटिफाई द इमेज एंड राइट इट्स नेम। ये भी एक और इमेज है, हमें इस इमेज का नाम लिखना आना चाहिए। तो इस इमेज का नाम क्या है? इस इमेज को हम बोलते हैं टेराकोटा बुल। तो इट इज अ बुल फिगर मेड ऑफ मटेरियल कॉल्ड एज टेराकोटा। तो इस इमेज का हमने नाम क्या याद रखना है? इसका नाम है टेराकोटा बुल। ओके, नेम द टाउन of the Harappan civilization that literally means mound of the dead. Mound of the dead वर्ड से अगर इंस्पायर्ड कोई एक साइट है तो उसका नाम है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो इज अ साइट। अगर इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए, इसका लिटरल मीनिंग है द माउंट ऑफ द डेड। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी। ओके, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। जो एलिमिनेशन मेथड विल बी द बेस्ट मेथड जो इसमें यूज करना चाहिए। तो टर्न बाय टर्न आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो। यू मे पॉज द वीडियो, फिर इसको हम करते हैं डिस्कस। तो करते हैं डिस्कस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहली बात तो हमें करेक्ट पे ध्यान देना है, ना कि इनकरेक्ट पे। अबाउट द स्ट्रैटेजीज ऑफ हड़प्पा, पहली बात करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव रिकंस्ट्रक्टेड
द डाइटरी प्रैक्टिस, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनकी डाइट प्रैक्टिस के बारे में गेस किया होगा फ्रॉम द फाइंड्स ऑफ द चार्ट ग्रेन्स। कुछ ग्रेन्स के मटेरियल अवेलेबल होंगे जो चार्ट थे, उसके बेसिस पे और सीड्स के बेसिस पे हमने ये गेस किया होगा आर्कियोलॉजिस्ट ने कि उस टाइम पीरियड की डाइट प्रैक्टिसेस कैसी थी। तो बात काफी हद तक सच है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही है। ओके, तो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे सेकंड वन की, तो दूसरी स्टेटमेंट पढ़े। अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट, डोमेस्टिकेटेड कैटल्स जो थी वो कौन कौन सी थी? वो थी शीप, गोट, बफलो और पिग्स। तो ये बात सच है, एनसीईआरटी की पूरी लाइन उठाई हुई है इन्होंने। तो ये एनिमल्स जिनके अभी हम नाम पढ़ पा रहे हो, इन्हीं को हम डोमेस्टिकेट करते थे उस टाइम पीरियड में। तो ये स्टेटमेंट भी सच है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट की। हम बात करें आर्कियोलॉजिस्ट हैव स्टडीड ग्रेन्स, ग्रेन की उन्होंने स्टडी की, बिल्कुल सही बात है। और ये पाया गया कि हड़प्पा में मिलेट्स और बाले अवेलेबल थे। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अगर हम सिर्फ मिलेट्स पे फोकस करें, मिलेट वॉज नॉट अवेलेबल इन हड़प्पा। हड़प्पा में मिलेट्स अवेलेबल नहीं थे। मिलेट्स कहाँ अवेलेबल थे वो हम यहाँ लिख लेते हैं। मिलेट वॉज अवेलेबल नॉट इन हड़प्पा और पाकिस्तान, इट वॉज अवेलेबल इन गुजरात। तो ये आपने बात याद करनी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मिलेट की अवेलेबिलिटी क्या हड़प्पा वाले साइड पे थी, तो आंसर है नहीं, इट वॉज अवेलेबल समवेयर इन गुजरात रीजन। तो ये है आपका आंसर। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड देखें, तीन में से ये वाली स्टेटमेंट तो होगी गलत, फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड किस में राइट है? तो हमारा ऑप्शन ए फिट बैठ रहा है, तो ए विल बी माई आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके, so in this way we have to deal such questions. Let's move ahead. ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स। तो जैसा कि इरिगेशन के सब टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सम ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट। किसी हड़प्पा की एक साइट पे आपके कैनाल्स के ट्रेसेस पाए गए, लेकिन वो हड़प्पन साइट अफगानिस्तान में है। तो साइट का नाम क्या है? तो उस साइट का नाम है, मैं नाम यहां लिख देता हूं, वी हैव टू रिमेंबर दैट नेम इज शोर्तुगाई। तो शोर्तुगाई इज अ साइट जो अफगानिस्तान में अवेलेबल है, और इसी पर्टिकुलर साइट पे आपको कुछ कनाल्स के ट्रेसेस अवेलेबल थे। तो अगर आपको याद करना है, क्योंकि इसका एक उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी आपके रीजन्स हैं वो सारे सेमी एरिड रीजन है। सेमी एरिड होने के कारण वहां पे हमें इरिगेशन करवाने की जरूरत महसूस हुई होगी। तो इसीलिए कुछ रीजन में कैनाल्स के ट्रेसेस पाए गए। उसमें से सबसे मेजर था शोर्तुगाई, जो आज की डेट अफगानिस्तान में अवेलेबल है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, हमें यह पढ़ना है। विच आर द नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हड़प्पन वेट सिस्टम। हड़प्पा के वेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होने वाला है? तो बात करते हैं एक एक बार। वेट्स वर यूजुअली मेड ऑफ चर्च स्टोन। ये बात काफी हद तक सच है। आज ही हमने पढ़ा कि यस, वो चर्च स्टोन के बनते थे। दे वर जनरली सर्कुलर। सर्कुलर तो नहीं थे, सर्कुलर नहीं थे, स्टोन के बनते जरूर थे, लेकिन उनको हमने शेप दी थी क्यूबिकल। तो अगर हम जितना पढ़ा उसको अगर हम रिवाइज करें, वेइंग सिस्टम में स्टोन के आपके वेट बनते थे, उनकी शेप सर्कुलर नहीं क्यूबिकल थी। आपके वेट के दो सिस्टम थे, एक लोअर वाला और एक हायर वाला। हायर वाला आपका डेसिमल का पार्ट था और लोअर वाला आपका बाइनरी सिस्टम का पार्ट था। बाइनरी का मतलब उसमें जितने भी वेट के सिस्टम थे वो बाइनरी नंबर मतलब 2 के मल्टीपल थे, 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करें, यस, ये वाली बात जो है वो काफी हद तक गलत है। सर्कुलर मार्किंग्स नहीं थी, ये स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। थर्ड पढ़ते हैं, लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ वेट वर बाइनरी। ये बात है सच, बाइनरी थी, और हायर वाली डेसिमल सिस्टम से इंस्पायर्ड थी। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो इसका आंसर होगा, तीन स्टेटमेंट सही है, एलिमिनेशन से एक गलत होगा, तो आंसर हम मार्क करेंगे बी, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा था विच वॉज द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। सो नॉट करेक्ट के अकॉर्डिंग आंसर आएगा आपका बी पार्ट। So let's move ahead.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर शामन्स। तो शामन एक टर्म है, ये आपको इसी टॉपिक में इन्वॉल्व हो रखी है, आपको याद करना है। शामन्स बेसिकली ये टर्म है जो मेन और वुमेन दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं। लेकिन इनकी क्या प्रॉपर्टी है, ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास, ऐसा माना गया है, इनके पास कुछ मैजिकल पावर्स पोसेस होती हैं। तो ये मैजिकल पावर इनके होने के साथ साथ मैजिकल प्लस हीलिंग पावर्स होती हैं इन लोगों को, मैजिकल प्लस हीलिंग पावर्स। तो shamans are the people which can be male and female both that possess magical and healing powers। तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि आपको करनी है याद। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट्स वाज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। इतनी सारी सेटलमेंट्स में एक ऐसी पर्टिकुलर साइट है जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस थी। मतलब वहां से क्राफ्ट बनके आपकी मेजर अर्बन सेंटर्स में जाते थे, और मेजर अर्बन सेंटर हमारे क्या थे, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो वो साइट का नाम है चनुदारो। चनुदारो वाज अ साइट जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा फेमस थी। तो ये आपको टर्म करनी है याद। आगे हड़प्पन सील के बारे में पूछा गया है। हड़प्पन सील वाज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स। आपकी हड़प्पन सील जो होती थी, जो हमें फाइंड हुई है एक्सकेवेशन के दौरान, वो किस मटेरियल की बनी है। तो वो मटेरियल है आपका स्टेटाइट। स्टेटाइट क्या है, स्टेटाइट एक आपका टॉक, यू कैन से एक टॉल्क है, पाउडर टाइप आपका क्ले टाइप मटेरियल होता है जो स्टेटाइट, जिससे आपकी सील्स या मटेरियल बनते हैं। स्टेटाइट यू कैन से इट इज टाइप ऑफ ए क्ले। ओके, टॉक क्ले। ओके, 24 डन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, and the last one, the Mesopotamian text। okay, the Mesopotamian text has mentioned the trade and commerce between। तो मेसोपोटामिया के कुछ टेक्स्ट थे, उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड कुछ बातें की हुई हैं। उन्होंने बोला है कि इस रीजन से आपका कॉमर्स एंड ट्रेड हुआ करता था। वो रीजन कौन कौन से हैं, वो रीजन है दिलमुन, मगन, मलहुआ। तो आंसर आपका होगा, ये तीनों आंसर है, लेकिन द परफेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। मगन इज द ओल्डर नेम ऑफ द प्रेजेंट ओमान। ये शायद हमने कल की एक लेक्चर में पढ़ा था। तो मगन ओमान का ही पुराना नाम है। तो इन सभी रीजन से आपका कॉमर्स होता था। ये ऐसा कहाँ पाया गया, मेसोपोटामियन टेक्स्ट में पाया गया। सो दीज आर द फ्यू ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द लेक्चर नंबर 2 ऑफ द यूनिट 1। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।